नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सब बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे गुड़िया गुड्डो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद यही करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आपका आंसर मिलना चाहिए कि भैया हम अच्छे हैं, जबरदस्त है, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। तो क्या आप सब अच्छे हैं और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है? बोलेंगे यस, हम तैयारी अच्छी कर रहे हैं और रोजाना मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आपका लक्ष्य कौन सा है? क्या आप मुझे बता सकते हो? बोलेंगे हाँ जी भैया, मेरा लक्ष्य है एक सरकारी जॉब लेना दिल्ली पुलिस के अंदर। आप अच्छे से जानते हैं ये जो वीडियो है वो दिल्ली पुलिस को डेडिकेटेड है। ये जो सिलेबस है वो दिल्ली पुलिस के लिए ही है और ये जो सीरीज जो चलाई जा रही है वो दिल्ली पुलिस के लिए ही चलाई जा रही है, आपकी संघर्ष सीरीज, जैसा कि आप थंबनेल पे पहले ही देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने नए विषय के बारे में। नए विषय के आप लोग पहले से इस विषय को पढ़ रहे हैं, जैसा कि सब जानते हैं। इस विषय का नाम है इतिहास। इतिहास सही बच्चों को समझ में नहीं आता है और किसी को बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो टेंशन मत लो, जो बच्चे नए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बच्चे पुराने हैं वो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। और फिर इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे आज महत्वपूर्ण सा टॉपिक जो आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं। तुगलक वंश का एक शासक हुआ है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास के अंदर इस वंश को पढ़ने वाले तुगलक वंश। तुगलक वंश का एक शासक जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वो शासक जिसको हम लोग वर्तमान में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं सल्तनत काल का अकबर। क्या कहते हैं? इसको हम लोग सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। इसके बहुत सारे निर्माण कार्य हैं जिसने निर्माण कार्य करवाया। जैसे तुगलकाबाद की मैं बात करूं तो तुगलकाबाद फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित करवाया था। और भी चीजों की बात करेंगे, फिरोजाबाद। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे भैया, किसने कौन सा शहर निर्माण करवाया, इसने कौन सी नदी का निर्माण करवाया, सॉरी नदी नहीं बोलेंगे, कौन सी नहरों का निर्माण करवाया। तो वो सारी बात इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले होंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं बेहतरीन सी क्लास की ओर। तो कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए और मैं भी अपना मार्कर हाथ में ले लेता हूँ। अपनी भी तलवार में हाथ में लेके चलता हूँ। तो आप लोग भी अपनी तलवार हाथ में लेके चलिए पार्थ, फिर युद्ध को शुरू करते हैं। तो चले, सबसे पहले आप लिखेंगे, हाँ भैया क्या लिखेंगे? मैं क्या बोला आपसे? आप लिखेंगे दिल्ली पुलिस। जैसी इच्छा आपकी उस हिसाब से लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख ले, इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख ले, पुलिस। ये जो क्लासेस होंगी आपकी बाइलैंग्वेज होने वाली है। दिल्ली पुलिस 2025, ओके। तो 25-26 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये 25-26 में आप जानते हैं जून जुलाई अगस्त तक आपके फॉर्म आएंगे और आपका दिसंबर या बोले तो नवंबर दिसंबर तक आपके एग्जाम हो जाएंगे और फिर जनवरी फरवरी में आपका सिलेक्शन होकर आप ट्रेडिंग पे चले जाओगे। तो इतना लंबा प्रोसेस है, टाइम अभी आपके पास बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी का। तो हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। तो आपके लिए अभी बहुत समय है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस समय को बर्बाद मत जाने देना। सोचो कि अभी टाइम है, आज नहीं कल करेंगे तो वो फिर नुकसानदेह हो सकता है, समझे? तो उस चीज को मत करना, बाकी खुद समझदार हो। दिल्ली पुलिस 2025 बैच कौन सा होगा मेरे भाई? आप जानेंगे संघर्ष बैच के माध्यम से। बैच कौन सा आपका? संघर्ष बैच। मैं हर बात कहता हूं आपसे कि ये दो बैच आपको दर्शाएगा कि आपने इस बार कितनी मेहनत करी इस वर्दी के लिए, ओके। तो टॉपिक आपका जान चुके हैं सही बच्चे, फिरोज शाह तुगलक होगा। विषय जो है वो हिस्ट्री होने वाला है, हिस्ट्री। इंग्लिश वाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगे? हिस्ट्री ऐसे लिखेंगे। हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? तो आप लिखोगे भैया इतिहास। क्या लिखे मेरे भाई? इतिहास। इतिहास गवाह है जिसने मेहनत करी है वो सफल हुआ है, समझे? अब ऐसी नहीं कि मेहनत आप किसी भी प्रकार से करते जाओ, ऐसी नहीं कि लगे हो घोड़ों की तरह, लगे हो गधों की तरह, नहीं। मेहनत का भी एक लक्ष्य होता है कि मेहनत किस तरीके से करनी है, किस पॉइंट पे करनी है, कहाँ कहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है। अब जहां मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है वहां भी आप मेहनत कर रहे हो तो फिर वो बेफिजूल की मेहनत है, उसमें कोई महत्व नहीं है उसका। तो वहां मेहनत करो जहां उसकी आवश्यकता है। मान लो कि आप सब जानते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर 4 जो सब्जेक्ट है वो महत्वपूर्ण होते हैं, जीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। मैं बात करूं कांस्टेबल की, फिर उसके बाद एससीएम में साइंस आ जाता है, फिर ड्राइवर में थोड़ी और टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। तो इस हिसाब से मैं बात करूं तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आप कोई बच्चा होगा मैथ में अच्छा होगा, मैथ उसकी अच्छी खासी होगी। कोई बच्चा होगा जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी और कोई बच्चा होगा जिसकी जीएस अच्छी होगी, कोई बच्चा होगा जिसकी कंप्यूटर अच्छा होगा। आप सब जानते हैं कंप्यूटर 10 मार्क्स का आता है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो अब मैं बात करूं, अगर जिस बच्चे का मैथ अच्छा है तो वो मैथ पे ज्यादा फोकस ना करके प्रैक्टिस करे उसकी, और बाकी जो सब्जेक्ट उसके कमजोर उन पर मेहनत करे।
अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उस पर भी आप लगातार मेहनत कर रहे हो, और जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है आप उस पर भी लगातार मेहनत कर रहे हो। पर आप ये चीज ध्यान देना होगा आपको कि आपका ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट कौन सा, उस पर ज्यादा फोकस करो, और जिसमें आप अच्छी तरीके से आप जानकार हो, उसके अच्छे से ज्ञाता हो, तो उसमें थोड़ी कम मेहनत करो। उसको आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हो। पर जिसको आपको ज्यादा जानने की जरूरत आवश्यकता है, जिसको आप ज्यादा समझना चाहते हो, उसके लिए तो आपको मेहनत अच्छे से करनी होगी। ओके, तो ये था मेरा समझाने का तरीका कि हाँ क्या मैं कहना चाह रहा हूं, समझ गए होंगे सब बातें। टॉपिक टॉपिक डालेंगे आप लोग। हाँ जी भाई, टॉपिक लिखेंगे आप लोग, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा भैया? फिरोज शाह तुगलक। ये भैया तुगलक वंश का ही शासक है, कोई ये नहीं कहेगा ये कहां से आ गया, ये भैया कहीं से नहीं आया तुगलक। ओके, ये कहीं से नहीं आया, ये तुगलक वंश का ही एक शासक है। ओके, कहीं बाहर से नहीं आया, बाहर से तो आया था, पर ये तुगलक वंश का ही शासक है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ओके, तो मैं बात करूं यहां से आपको कि समय काल इसका भाई साहब, तो समय काल आप कहेंगे भैया 1351 से, सॉरी 14 नहीं बोल रहा, 1351 से लेके 1389। ओके, तो लिखेंगे जरा, या बोलेंगे 88, 1351 से लेके 1378, 88 ईसा पूर्व ईस्वी तक। ये जो है इसका समय काल रहा है, किसका? फिरोज शाह तुगलक का महत्वपूर्ण समय काल रहा है। अगर मैं बात करूं भैया फिरोज शाह तुगलक, है ना, तो ये कौन था? सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा भैया फिरोज शाह तुगलक, मैं जानता हूं फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक है, तो ये किसका बेटा, किसका पुत्र, किसका भाई, किसका भतीजा, कौन था आखिरकार? था कौन ये? तो सुनो, ये फिरोज शाह तुगलक जो है, आप इससे पहले एक शासक को पढ़ चुके जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग पागल बादशाह भी कहते हैं। ओके, गयासुद्दीन तुगलक आप सब जानते हैं इस वंश का संस्थापक हुआ है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पागल बादशाह कहते हैं, सही जानते हैं सब लोग। हाजी भैया, पागल बादशाह क्यों कहते हैं? उसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेके गया था, जनता उसमें मर गई, है ना, बहुत सारे उसके ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से हम लोग उसको पागल बादशाह कहते हैं। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भैया, चलो वो तो निपट गया, अब इसके बाद ये कैसे आया गद्दी पर? सुनो, इसके जो पिता था वो कमजोर था। अब सुनो, ये पहले ये जानो है कौन है। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है, मतलब चाचा का लड़का है। तो कौन है ये? मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। तो इतना लिख लो बस। फिरोज शाह तुगलक कौन है? एमबीटी का चचेरा। कैसा भाई है? चचेरा, चचेरा भाई, चचेरा भाई। अगर मैं बात करूं भैया फिरोज शाह तुगलक या एमबीटी का चाचा का नाम क्या था, तो फिर ये बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक या एमबीटी के चाचा का नाम था रजम। फिरोज शाह तुगलक का पिता का नाम क्या होगा? रजम। तो रजम का ये पुत्र था, किसका पुत्र था? रजम का। तो आप लिखेंगे पिता इसका कौन था? पिता रजम हो गए, रजम, सॉरी रजम नहीं, रजम, रजम नहीं, इसका बाप फादर का नेम था रजब। ओके, तो इसके फादर का नाम क्या रहेगा? आप बोलोगे भैया इसके जो फादर का नाम है वो है रजब। क्लियर यहां तक? बोलेंगे यस भैया, नो डाउट। यहां तक मेरे भाई सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं भैया फिरोज शाह तुगलक के बारे में और एक दो बातें करता हूं आपसे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये ऐसा शासक है जो 2 बार गद्दी पर बैठा, 2 बार इसका राज्य अभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्य अभिषेक। ओके, तो 2 बार ये गद्दी पर बैठा, 2 बार इसका राज तिलक हुआ या आप 2 बार शासक बने, और एक ही मतलब टाइम जो ईयर था, जो साल था वो एक ही था, टाइम पीरियड मतलब दिन तारीख अलग अलग थी। ओके, तो मैं टाइम पीरियड बोलूं तो 1351 में ही 2 अलग अलग स्थान पर हुआ इसका क्या? राज्याभिषेक। तो बोलेंगे 2 बार राज्याभिषेक, 2 बार राज्य अभिषेक। कितनी बार राज्याभिषेक हुआ मेरे भाई? आप बोलेंगे 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं भैया ये 2 बार राज्याभिषेक कब कब हुआ, कहां कहां हुआ, तो बोलेंगे भैया 1351 में पहली बार भट्टा। क्या बोलेंगे? भट्टा। कहां पर हुआ? 1351 में पहली बार जो इसका हुआ भट्टा पे हुआ था। दूसरी बार जो इसका राज्याभिषेक हुआ वो कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। तारीख नहीं जानने की आवश्यकता है, समय जानो। ईयर कौन सा था? ईयर था 1351 ही। दूसरी बार इसका राज्याभिषेक होता भैया, ये होता आपका दिल्ली के अंदर। कहां पर होता है?
दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर इसका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। ओ, ईसा यहां पे क्यों लगा रहा हूं, ईसा यहां पे लगनी चाहिए। ओके, तो ये था भैया दो टाइम पीरियड जब इसका दो बार राज्याभिषेक हुआ। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा, बताओ ऐसा कौन सा शासक है तुगलक वंश के अंदर जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ। तो आप कहेंगे तुगलक वंश के अंदर एक शासक है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो ऐसा शासक है जिसका दिल्ली सल्तनत के अंदर दो बार राज्याभिषेक हुआ है। क्लियर, बोलेंगे यस। तो लिख लेना दो बार राज्याभिषेक करने वाला शासक कौन है, फिरोज शाह तुगलक। एक बार 1351 में भट्टा में हुआ, दूसरा 1351 दिल्ली के अंदर हुआ। क्लियर, बोलेंगे यस भाई, नो डाउट, क्लियर। 1351 में दिल्ली में। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब मैं बात करूं भैया ये जब शासक बन गया, शासक बनने के बाद इसने कुछ बदलाव किए। बदलाव क्या, अपने यहां जो पुराने नियम थे उनको खत्म किया, कुछ पुराने नियम को खत्म किया तो कुछ लागू भी किए। क्या किया, कुछ को खत्म किए तो कुछ को लागू भी किए। अब आप ये जानेंगे भैया किस किस को इसने खत्म किया और किस किस को इसने लागू किया। तो चलिए शुरू करें। चलो यहां पे देखेंगे सही बच्चे और लिखेंगे भैया आपने ये पुराने सभी नियमों को समाप्त किया, ये बोलेंगे खत्म किया। तो एक पॉइंट डाल लेंगे यहां पे, ऐसे बनाएंगे पुराने सभी नियमों को समाप्त किया। अब इन पुराने सभी नियमों में कौन कौन से नियम आते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण से नियम भी होंगे भाई, है ना। जब कुछ चीजें होंगी तो उनके कुछ नियम भी होंगे। कौन कौन से नियम होंगे जो हमारे लिए जानने के लिए आवश्यकता है उनकी। तो मैं बताऊं, आप एक एकता प्रणाली जानते हैं, कौन सी प्रणाली, एकता प्रणाली। तो एकता प्रणाली किसने क्या किया, शुरू किया। क्या किया भैया, इसने पुनः शुरू किया। इससे पहले एकता प्रणाली क्या थी, समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो इसने कुछ चीजें लागू भी करी तो कुछ को खत्म किया। तो ये क्या था, एकता प्रणाली फिर से शुरू करी। एकता प्रणाली क्या बोलेंगे, प्रणाली पुनः, पुनः का मीन्स होता है दोबारा, पुनः शुरू, यह बोलेंगे लागू करी, पुनः लागू। ओके, ये तो हो गया भाई मेरे आपका पहला पॉइंट। अब मैं आपसे दूसरा पॉइंट पूछता हूं। दूसरा पॉइंट ये था कि भैया आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या होता था। जब शुरुआत हमने करी थी तो क्या होता था, शासक जो होता था, जो उसके यहां सेना होती थी उसको स्थायी रखता था। कैसा रखता था सेना को, स्थायी। पहले अस्थायी सेना हुई, फिर उसके बाद स्थायी कर दिया इसने। अब क्या किया इसने जो है ये जब आया फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, सेना को स्थायी रखना बंद किया। बोला कि स्थायी सेना नहीं रखेंगे, इससे हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। सेना को रखो, उसके रख रखाव का खर्चा हो रहा है, सेना को फिर उसको वेतन भी देना पड़ता है जब तक सेना हमारे साथ रहेगी, तो इसके लिए उसका खर्चा ज्यादा आ रहा था। तो इसने कहा कि हम सेना को स्थायी नहीं करेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तब बुला लेंगे। क्या कहा, जब आवश्यकता पड़ेगी तब बुला लेंगे। अभी तो हमारी जो सेना है वो प्रचंड है, अच्छी है, युद्ध में माहिर हो चुकी है, युद्ध तो सीख ही चुकी है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अस्थायी कर देते हैं, अब इसको खत्म करते हैं, स्थायी नहीं रहेगी सेना। तो इसने क्या किया, सेना को अस्थायी कर दिया। ओके, तो लिखेंगे आप क्या पॉइंट लिखना है आपको, स्थायी सेना खत्म करी, जो स्थायी थी ना उसको समाप्त कर दिया। स्थायी सेना, सेना क्या बोलेंगे, सेना बंद करी, स्थायी सेना रखना बंद किया, स्थायी सेना रखना बंद किया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये, भैया स्थायी सेना नहीं रखते थे तो उन सेना को क्या किया। तो उन सेनाओं को भैया जब सेना स्थायी नहीं थी तो जब सेना आती थी तो उनको क्या किया जाता, जब सेना युद्ध में शामिल होती थी तो उनको एक काम और किया गया, उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। तो क्या दिया जाता था, तो उनको भू राजस्व दिया जाता था। पैसे के स्थान पर क्या, भू राजस्व। सुनो, रुपए के स्थान पर, रुपए के स्थान पर क्या दिया जाता है मेरे भाई, आप बोलेंगे भैया भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व दिया जाता था। क्लियर, चलो मैं राजस्व थोड़ा अच्छे से लिख दूं ना, बोलोगे भू राजस्व, भू राजस्व दिया जाता है। किसके स्थान पर बोलो भाई, बोलेंगे किसके स्थान पर, रुपए के स्थान पर। इनको रुपए न देकर भू राजस्व दिया जाता था। क्लियर, बोलेंगे हाँ। अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं कि हम लोगों ने जब पहले शुरुआत करी इसमें तो हमने जाना था घोड़े को दागने की प्रथा। घोड़े दागने की प्रथा मतलब आप सब जानते हैं, घोड़े दागने की प्रथा वो प्रथा कहलाती है जिसमें घोड़े के ऊपर निशान लगाया जाता है कि वो किस राज्य का घोड़ा है। तो वो प्रथा इसने क्या की, समाप्त कर दी। भैया ऐसा नहीं करेंगे, घोड़े को तकलीफ होती है। तो इसने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया।
और क्या किया, और एक चीज और कर दी, 24 प्रकार के कर लगा दिए इसने। क्या किए, 24 प्रकार के कर लगाए। कितने प्रकार के, 24 टाइप टैक्स। कितने टाइप्स के टैक्स लगा दिए, लगाए या समाप्त किए, बोले समाप्त किए, नहीं लगाए थे, लगे थे इससे पहले। इससे पहले जो लगे थे उनको समाप्त किया। उनकी जगह 5 कर लगाए थे इसने। उन कर के बारे में बात करेंगे। उसमें से एक कर है जजिया कर, ओके, जो गैर मुसलमानों में से लिया जाता था। और गैर मुसलमानों में कौन शामिल थे, ब्राह्मण लोग शामिल थे। बात करूंगा मैं उनके बारे में। तो क्या क्या स्थायी सजा रखना बंद किया। उसके बाद आप बोलेंगे दाग प्रथा। उसके बाद एक और चीज इसने समाप्त करी, बोलेंगे भैया 24 कर्स, 24 टाइप्स के टैक्स। टैक्स किया क्या इसने, समाप्त कर दिया। 24 टाइप्स के इसने क्या किया, टैक्स को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया पूरी प्रकार से, कि भैया आप कोई टैक्स नहीं लगेगा यहाँ पे। उनके स्थान पर भाई साहब टैक्स लेके आए। अब ऐसा मत समझना कि भैया टैक्स खत्म कर दिया तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, नहीं। इसने टैक्स लिए, खारिज टैक्स लिया, व्यापार का टैक्स लिया, जजिया टैक्स लिया, बहुत प्रकार से, 4 प्रकार से मैं बताऊंगा आपको अभी आगे, कि समझाऊंगा कौन कौन से वो टैक्स थे, ऐसे भूल जाओगे। ओके, क्या किया भाई, नगद वेतन। अब नगद वेतन देना बंद किया। मैंने बताया था ना आपको, सेना को क्या, नगद वेतन देना बंद किया। वेतन बंद। अब कह दिया कि भाई साहब आपको नगद वेतन नहीं मिलेगा, उसके स्थान पर क्या मिलेगा, भू राजस्व। यहां पर भी भाई साहब क्या दिया, भू राजस्व दिया। ओके, तो ये थी भैया कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख बताइए। यहां से स्क्रीनशॉट लेकर सही बच्चे इसका। फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे, कर 14 प्रकार जो टैक्स है ना, इसको हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। हाँ चलो, अच्छा एक चीज जान लो, जैसे मैंने अभी बताया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सल्तनत काल का अकबर। इसका यहां पे लिख लो, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं भैया सल्तनत काल का अकबर। काल का अकबर, क्या कहते हैं, अकबर। अकबर कहा जाता है। क्लियर है भाई, यहां तक आप जान गए कि हमने क्या बात करी। हमने बात करी भैया इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। किसको, फिरोज शाह तुगलक को। क्लियर। पिताजी का नाम जान के क्या था इसके, बोलेंगे रजब। रजब इसके फादर का नेम था। भाई कौन था इसका, चचेरा भाई, बोलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक इसका चचेरा भाई था, फिरोज शाह तुगलक का। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ उस ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका चचेरा भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका सगा भाई नहीं, ऐसा मत समझना कि इसका सगा भाई है, नहीं, चचेरा भाई। ओके, समझ गए। ओके चलो, इसको इसको चलो मिटाओ, छोड़ो, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, फिर मिटाएंगे उसको अच्छे से। अच्छा, यहां मैं बात कर रहा हूं भैया कितने प्रकार का टैक्स लगा इसने, कर। हाँ जी, लोगों से कर तो लेगा ना भैया, 24 प्रकार के कर खत्म किए तो कुछ तो लेगा। ऐसा तो कोई राजा हुआ नहीं जिसने टैक्स ना लिया। अभी भी आप देखते हो कि हमारे वर्तमान समय में भी टैक्स लगता है। तो टैक्स तो एक देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारता है। क्या कहते हैं, टैक्स जो है एक देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारता है। पर मैं बात करूंगा ऐसे टैक्स लग जाए जो किसी मतलब के लिए, तो वो क्या कहेंगे, तो वो देश के लिए नुकसान होते हैं। समझे, तो टैक्स तो जरूरी है, पर अनियमित तरीके के टैक्स खराब होते हैं, तो वो नुकसानदेह होते हैं। तो मैं बात करूंगा भैया कर। कर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टैक्स, क्या बोलेंगे मेरे भाई, टैक्स लगाए। अब मैं बात करूं भैया आपसे कि भैया टैक्स जो लगाए इसने, कर जो लगाए, तो करों की जो संख्या में कितनी है, तो कर तो जो है 4 है महत्वपूर्ण। कर तो बहुत सारे, पर महत्वपूर्ण में बात करूं तो 4 है। 4 में अब लिखना जरा, मैं बताना जा रहा हूं आपको। पहला कर जो होगा वो खर्च, दूसरा कर जो होगा वो कौन सा हो जाए मेरे भाई, जजिया। तीसरा कर बताना जरा, आप बता सकते हो क्या, किसी को पता है? अच्छा पता है तो बता दो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसे मतलब शांति से बैठो, जो मैं बता रहा हूं वो सुनते जाना। तो बोलेंगे भैया दान। अब ये दान कर कौन था भैया, जो दान के ऊपर लगाया, कोई व्यक्ति अगर दान कर रहा है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। भैया आप दान करने से पहले टैक्स दोगे, ज्यादा संख्या में। पता कि कोई मंदिर में दान करता है, कोई मस्जिदों में दान करता है, तो अलग अलग स्थानों पर दान करते हैं, तो उस दान का भी आपको पैसा देना होगा। कहीं कोई ट्रस्ट में दोगे तो आपको टैक्स देना होगा, तो ट्रस्ट में भी पैसा लगता है। अभी यहाँ पे वर्तमान में क्या, ट्रस्ट में अगर आप दान करते हो तो आप पे टैक्स नहीं लगता है, पर उस समय इसने लगा रखा है भैया अगर ट्रस्ट में आप दोगे तो आप पे टैक्स लगेगा। ओके, फिर बोलता है खुम।
सॉरी, खुमान, खुमान। अच्छा, खुमान कौन सा कर था बताऊंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कर है जो खुमान कर है वो बताऊंगा मैं आपको। देखो, इसको हम लोग किस किसके लिए लगाते, किस किस चीजों के लिए लगाते इनको, वो जानो। हम लोग ने लगाते वैसा उसने लगाया था, कोई ये मैं समझा कि मैंने लगा दी, मेरे कोई घर का नहीं था ये, तो मैं नहीं लगाऊंगा। ओके, तो भाई ऐसा नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा भैया खर्रम, और सॉरी खराज, जजिया, दान और खुमान। आखिरकार ये कर लगाए किस पे गए? प्रश्न आता होगा ना आपके दिमाग में कि भैया ये कर तो बता दे, तो किस पे लगाएगा ये कर? तो सुनो, ये जो कर था भैया, खराम जो कर है वो किस पर था भैया? खराज। ये भूमि पर लगाया गया था कि भूमि पे जो आप करोगे उसका कुछ परसेंट जो है आपको राज्य के खजाने में देना होगा। वो होता था एक प्रकार का टैक्स। जजिया कर जो है किस पे लगाया गया भैया? ब्राह्मणों पे लगाया गया। जो ब्राह्मण उन पे टैक्स लगेगा। इससे पहले सब पे लगता था, बोले हाँ सब पे लगता था। किसको छोड़ा गया भैया? छोटे बच्चे, महिला, ओके, विधवा महिलाओं को छोड़ा गया इसमें टैक्स। तो इन पर टैक्स नहीं लगता था। बाकी ब्राह्मणों को पहले नहीं लगता था, बाद में ब्राह्मणों पर भी लगना शुरू हो गया। पर अभी छोड़ा किसको गया था? बच्चे, महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं और विधवा, इनको इस टैक्स से छोड़ा गया था। छूट मिली थी लोगों को। और मुस्लिम तो वैसे ही छोड़ रखे थे, वो तो उनके साथ के थे, तो उनको तो वैसे ही छोड़ रखा था। तो मान लिया ब्राह्मण, ये कर किसको देना होता था? जजिया कर ब्राह्मणों को देना होता था। अब मैं बात करूं भैया दान, तो दान क्या होता था भैया? दान का मतलब क्या था? आप इसको कहते हैं जकाता कर, सॉरी, आप यहां पे लिखो जकाता, यहां पे लिखो दान। जकाता, जकाता क्या होता है? दान, जो दान में दिया जाता है उसको कहते हैं जकाता कर। नाम क्या था इसका? जकाता। ये किसके लिए? दान के लिए। अगर कोई आप चीज दान करते हो तो उस पर टैक्स लगेगा, तो आपको देना होगा। खुमान कर जानो भैया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कर है। कैसे? सुनो, अगर आप सब जानते कि हर एक परिस्थिति में, हर एक राज्य में, हर एक देश में, हर एक जगह पर चोरों की कोई कमी नहीं है। चोर तो हर जगह रहते हैं, तो उस समय भी चोर होंगे। आप सब जानते हैं, राजा हो, महाराजा हो, कोई सा भी समय रहा हो, तो हर समय चोर तो वैसे है। तो क्या होता था, ये जो कर है जो हम लोग जा रहे खुमान, खुमान कर भैया उन लोगों पर लगाया जाता था जो चोरी करते थे, लूट पाट करते थे। राजा क्या कहता था कि भाई साहब आप चोरी कर रहे हो, करो, पकड़े गए तो धरो जाओगे, अच्छे से पकड़े गए तो धरे जाओगे, नहीं तो अगर नहीं पकड़े जाते तो उसका एक प्रकार से आपको टैक्स देना होगा। आप लूट करो, लूट का जो परसेंटेज आप मुझे दोगे, कुछ परसेंट मुझे दोगे। आपने मान लो 2 करोड़ का सामान लूटा, तो उसका कुछ परसेंट मुझे 2 लाख 3 लाख मुझे देना होगा सरकारी खजाने के अंदर। तो क्या था? ये था लूट के ऊपर लगाया हुआ कर, कि आप लूट करोगे उसका कुछ हिस्सा जो है आपको सरकारी खजाने में देना होगा, मतलब राज्य के खजाने में देना होगा, राज्य कोष में देना होगा। क्लियर? बोले यस। तो सुना, लूट का माल, ये किस पे लगता था मेरे भाई? लूट के माल पे लगता था। कौन से माल पर लगेगा भाई? लूट के माल पर लगेगा। तो जो लूट के लाओगे उस पर ये कर लगेगा। तो आप समझ जाओ कि भैया चोरों के लिए भी इसने छोड़ा नहीं, कि भाई साहब आप चोरी करोगे, लूट के लाओगे, उस पर भी हमें कर देना होगा, टैक्स तो देना होगा। आप सोच रहे हो कि भैया 24 प्रकार के कर खत्म कर दिए, अब ये तो लगा भी तो दिए भाई साहब। तो ऐसा तो है ना कोई महान था? नहीं, हम तो नहीं कहेंगे महान। भैया जितने खत्म किए उतने ही लगा दिए। वो 24 खत्म किया, 24 के बराबर ये कर दिया 4। बड़े महत्वपूर्ण कारण देखो, खराज कर भूमि के ऊपर लगा दिया। भूमि करेगा व्यक्ति, उस पर टैक्स लगा दिया। फिर उसके बाद जजिया, ब्राह्मणों पर टैक्स लगा दिया भाई साहब। फिर उसके बाद जकाता, दान पर टैक्स लगा दिया। आप किसी भी ट्रस्ट में दान करोगे तो उस पर टैक्स देना होगा आपको। फिर खुमान, लूट का कर, अगर आप कोई चीज लूट के लाते हो तो उस पर भी टैक्स देना होगा आपको। तो ये तो जो लूटे हुए थे उनकी तो लंका लग जाएगी फिर ऐसे तो लूटे हुए तो सोच रहे थे अब क्या करें भाई साहब, टैक्स ही टैक्स लग जा रहा है। तो उन्होंने सोचा चलो छोड़ो, लूट करते हैं। तो देखो, चोर कभी चोरी भूलता नहीं है, तो ये बात तो जाहिर है। हाँ, तो क्लियर, इतनी मैं कहना चाहूँ, बाकी आप समझदार खुद ही हो। सबसे ज्यादा मैं बात करूं, सबसे ज्यादा दास, क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा दास इसके यहाँ पे थे। दासों को क्या कहा जाता था सुनो जरा। तो दास तो यहाँ पे थे, तो इसमें दासों के लिए कुछ विभागों का सॉरी, सबसे ज्यादा क्या थे? दास थे। लिखो जरा, सबसे ज्यादा क्या थे मेरे भाई? दास थे। अच्छा, तो जब दास हो गए तो दास के लिए कुछ विभाग भी बनाया। दास मतलब गुलाम,
आप सब जानते हैं पहले का जो समय था उसमें लोगों को गुलाम बनाया जाता था, लोगों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था। ओके, अभी आप सामान खरीदते हो, अभी आप रोबोटिक आइटम खरीदते हो, पहले क्या लोगों को बेचा जाता था, लोगों को खरीदा जाता था। ये प्रक्रिया अभी भी लागू है, पर उसका तरीका बदल चुका है। पहले खुलेआम होता था, अब छुपके होता, पर तरीका बदल गया, पर होता अभी भी है। क्लियर? ये चीज तो सब जानते हैं, अच्छी बात। हाँ जी भैया, अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। ओके, पर जानते सब है। मैं बात करूंगा आपसे भैया, सबसे ज्यादा दास यहां पर होते थे, तो दासों के लिए इसने कुछ विभाग बनाए। तो बोलना विभाग का नाम क्या होगा? बोलेंगे भैया दीवाने, दीवाने बोलेंगे बंदरगाह। ओके, दीवाने, दीवान ए बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह। ये क्या था? ये गुलाम विभाग था। क्या था मेरे भाई? आप बोलेंगे भैया गुलाम विभाग था। दिख रहा है ना सबको? गुलाम, मैं अलग उठ जाता हूं। विभाग, कौन सा विभाग था भैया? गुलाम विभाग था। तो बोलेंगे दीवाने बंदरगाह कौन सा विभाग था मेरे भाई? गुलाम विभाग था। अच्छा, अभी तो स्पेस बहुत है अपने पास, चलो मैं बोलूं। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि भैया दीवाने गुलाम के बाद, सॉरी बंदरगाह के बाद जो गुलाम विभाग था, उसके बाद कुछ और भी था, एक और था, दीवाने खैरात। वो क्या था? ये दान विभाग बनाया इन्होंने। कहा कि इसके लिए हम लोग एक विभाग और बनाते हैं जो दान दिया करेगा लोगों को, जो जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, जो खाने के लिए समर्थ नहीं है, उनको दान दिया जाएगा। तो कौन सा विभाग बनाया? बोलेंगे दीवाने खैरात। खैरात मतलब दान देना। दीवान ए खैरात। कहते नहीं कि मैं तुम्हारी खैरात पे जी रहा हूं क्या? आप भी कह देते ना अपने कई माता पिता से कि मैं तुम्हारी खैरात पे जी रहा हूं, तो यही इसका मतलब यही है। ओके, तो दान, तो ये कौन सा था? ये था भैया दान विभाग। तो क्लियर यहां तक? बोलेंगे हाँ जी भैया दान विभाग था। अच्छा, ये किस किस को दिया जाता था? मैं बात करूं भैया, दीवाने खैरात बनाया तो दान विभाग था, राजा लोगों को दान दिया करता था। तो ये दान विभाग में कौन सी चीजें दान दिया, किसको दिया करता था? क्या सभी के लिए था कि कोई स्पेशल वर्ग के लिए था? तो बोलेंगे हाँ भैया, ये कुछ स्पेशल वर्गों के लिए था, कुछ गिने चुने लोगों के लिए था। अब ये तो था नहीं कि सब आ जाए, जो अमीर है वो भी आ जाए, जो गरीब है वो भी आ जाए, ऐसा तो था नहीं। तो कुछ गिने चुने लोगों के लिए था जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो अब मैं बताता हूँ कौन कौन से लोग थे। तो मैं इसको पहले बताऊं या यहीं पे लिख दूं? हाँ, स्पेस है अपने पास, आई होप है। चलो मैं यही लिख देता हूं। देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे महिला, सबसे पहले लिखेंगे भैया महिला, मुस्लिम महिला प्लस हिंदू महिलाओं के लिए। किसके लिए? मुस्लिम महिला प्लस हिंदू महिलाओं के लिए दान दिया करता था। विधवा महिलाओं के लिए, जो विधवा है उनको दान दिया करता था कि भैया आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, क्योंकि आपके यहाँ पे आपके जो शोहर है उनकी मौत हो चुकी है, पति की मौत हो चुकी है, तो विधवा महिला को ये पैसे दिया करता था दान में। ओके, पहली बात महिलाओं को दिया करता था पैसे दान में, हिंदू प्लस मुस्लिम। और फिर बात करेंगे, मैं आपसे क्या बोलूंगा कि ये विधवा महिला को दिया करता था, लड़कियों को दिया करता था जिनकी शादी होने वाली, विवाहित लड़कियों के लिए, कि भाई आपकी शादी होने वाली तो आप इतना राजकोष से दान ले लो, हम आपके लिए सहायता कर रहे हैं। शादी में सहायता करता था, तो क्या कहते हैं, विवाह में दान दिया करता था। ओके, तो लिखो जरा, मुस्लिम प्लस हिंदू महिला। क्या बोलेंगे? मुस्लिम प्लस हिंदू महिला। बोलेंगे कौन सी? विधवा, जो विधवा होती थी। किसको? विधवा महिला को। मुस्लिम प्लस हिंदू, वो महिला जो विधवाएं थी। ये हो गया महिला जो विधवा थी। ओके, मैं बात करूं उसके बाद भैया ये लड़कियों को दिया करता था। कौन सी? लड़कियों को जिनकी शादी के लिए देगा, विवाह के लिए, ओके, निकाह के लिए। लड़कियों की शादी के लिए, शादी के लिए। ओके, तो कन्याओं की शादी के लिए दिया करता था। बोलेंगे कन्याओं की निगाह, अब बोले तो मुस्लिम में निगाह और हिंदू में शादी। तो इसके लिए क्या करता था? पैसों को दिया करता था। तो इंपॉर्टेंट चीज जान लिया आप लोगों ने क्या था? देखो, दीवाने बंदरगाह बनाया, गुलाम विभाग बनाया, दीवाने खैरात बनाया, दान विभाग बनाया। अब दान विभाग में क्या क्या दान किया था, किसको दान दिया जाता है, किनको दान दिया जाता था? तो बोलेंगे भैया मुस्लिम प्लस हिंदू महिलाओं को, जो विधवा थी, लड़कियों की शादी के लिए दान दिया जाता था। ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना दोनों, है ना? ओके,
तो इतना याद रखेंगे? बोले हाँ जी भाई इतना याद रखेंगे। अब मैं इसको मिटाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके निर्माण कार्यों के बारे में कि मेरे भाई इसने क्या क्या निर्माण कार्य करवाया अपने यहाँ पर, है ना। कोई भी शासक होता तो वो अपने यहाँ पर निर्माण कार्य तो करवाता ही है ना। क्या आप शासक होते तो अपने यहाँ पर निर्माण कार्य करवाते? बोले वह भी करवाता, करवाते तो करवाना जरूरी था। चलो मिटाता हूं मैं इसको, फिर इसके बाद हम लोग अपने इसके निर्माण कार्य के पढ़ेंगे कि भैया इसने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए अपने यहाँ पर, किन किन चीजों का निर्माण करवाया, मैं इस बारे में बात करेंगे भाई। देखो निर्माण कार्य में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जो जो आप लोगों को समझनी जरूरी होंगी, उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो एक मिनट रुकना जरा भाई, एक मिनट। हाँ जी भाई, तो चले देखिए इसके निर्माण कार्य है। तो निर्माण कार्य में सबसे पहले हम लोग निर्माण के बारे में जानेंगे। भैया इसने कुछ नगरों का निर्माण करवाया। मैं बात करूंगा आपसे, इसने लगभग लगभग 300 नगरों का निर्माण करवाया। कितने? इतनी बड़ी संख्या, हाँ जी भैया इतनी बड़ी संख्या थी, 300 नगरों का इसने निर्माण करवाया था। उनमें से कुछ इंपोर्टेंट जो नगर है उनके बारे में बात करेंगे। तो एक बार नगर है, हाँ, तो हम लोग जो इंपोर्टेंट नगर है उनके बारे में बात करेंगे। हम करीब करीब 6 जो इंपोर्टेंट नगर उनके बारे में बात करेंगे। 6 में से सबसे पहले आप जानेंगे भैया हिसार, एक नगर है। उसके बाद में बात करेंगे भैया जैतपुर, एक नगर है। फिरोज शाह कोटला जो कि इसने स्थापित करवाया था। फिरोजाबाद, सब जानते हैं फिरोजाबाद, जो कि किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए। तो फिरोजाबाद की स्थापना किसने करी? किस नगर को बसाया? इसने ही बसाया। ओके, तो मैं लिखना शुरू करता हूं, तब समझोगे अच्छे से आप लोग। चले क्या बोलेंगे? नगर निर्माण, नगर निर्माण। अगर मैं आपसे बात करूं भैया नगर निर्माण, तो नगर निर्माण में कितने नगरों का निर्माण करवाया भैया? तो 300 नए नगर बसाए। कितने? 300 न्यू सिटी। ओके, न्यू सिटीज ने बसाई 300 नए नगर, नगरों का निर्माण किया, निर्माण किया या निर्माण किया या आप कहेंगे स्थापित किया, स्थापित किया, निर्माण किया या फिर स्थापना करी। तो कितने नगर की भैया? 300 नए नगरों की। अब मैं उन नगरों के भैया नाम बताना शुरू करूं कि आपको बोलेंगे हाँ जी भैया बताना शुरू करो। तो पहला नाम है हिसार। क्या बोलेंगे भैया? हिसार। बोले हाँ भैया हिसार पहला। दूसरे की मैं बात करूं भैया आपसे, तो बोलेंगे भैया दूसरा जो इसने अपने बेटे के नाम से रखा, उस नगर का नाम बताएं भैया फतेहाबाद। क्या? इसके बेटे का नाम से रखा इसने फतेहाबाद। तो क्या था नाम? सुनो, फतेहाबाद। ये इसके बेटे के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? बेटे के नाम। लिखो, बेटे के नाम पर, तो बेटे के नाम पर रखा। तीसरा मैं बात आपसे करूं तो भैया बोलेंगे फिरोज शाह कोटला। फिरोजाबाद की बात करेंगे इसके बाद। तो फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। ओके, फिरोज शाह कोटला के बाद आप जानेंगे एक शहर जिसको हम लोग कहते हैं फिरोज, क्या बोलेंगे? फिरोजाबाद। बोलेंगे हाँ जी भैया फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बाद आप 5वें नंबर पे एक शहर को जानेंगे भैया फिरोजपुर। कौन सा शहर? फिरोजपुर नगर, फिरोजपुर। फिरोजपुर के बाद बात करूंगा मैं भैया किसके बारे में? आप जानते हैं कि आखिरी जो बचा हुआ है आपका जौनपुर। कौन सा? जौनपुर। 6 नंबर पे आप जानेंगे जौनपुर के बारे में। कौन सा नगर इसने स्थापित किया? जौनपुर। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भैया फिरोजाबाद जो है किसके लिए बसा है भैया? यमुना के किनारे बसा है। कहां पे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है फिरोजाबाद आपका, यमुना के किनारे। इसको यमुना से बड़ा लगाव था तो इसने यमुना नदी के किनारे इसको बनाया फिरोजाबाद को। तो क्या कहेंगे भैया ये 6 शहर जो है इंपॉर्टेंट में आते हैं, इनको जरा इंपॉर्टेंट में लगा लेना आप, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। हिसार, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला और फिरोजाबाद, फिर फिरोजपुर और जौनपुर। आप सब जानते हैं, आसानी से समझ सकते हो। फा से जो शुरू हो रहे हैं ज्यादातर इसने स्थापित किए हैं। ओके,
फा से जो शुरू होते हैं वो सारे इसने स्थापित करी। ये तो है जो थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, जौनपुर और हिसार। बाकी आप सब जानते हैं फतेहपुर, फिरोजाबाद, फिरोज शाह, तो कोटला और फिरोजपुर। क्लियर? बोले यस भैया, नो डाउट। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर का नाम अपने बेटे के नाम से रखा था या बनवाया था? तो आप कहेंगे फतेहाबाद। फतेहाबाद जो है इसके पुत्र के नाम से स्थापित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा शहर बताओ जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो आपको भैया वो शहर जो हो जाएगा आपका फिरोजाबाद। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, हाँ जी। बाकी जानते हैं फिरोज शाह, कोटला और जौनपुर। चले इसके बाद मैं शुरू करूं और चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हाँ जी भैया, ये निर्माण कार्य आपके हो गए। कितने निर्माण कार्य हो गए भैया आपके? 6। तो इनको 6 को जरा एक बार पढ़ो, ध्यान से देखो जरा। 6 में आपको क्या क्या चीजें दिखने को मिल रही है और क्या क्या आपकी समझ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें जानो। चले, चलो अब मैं इसके बाद बात करूंगा और चीजों के बारे में। जैसे कि मैं बात करूं भैया, इसने जब 300 नगर बसाए उसके बाद कुछ और चीजें स्थापित करी। 1200 बाग लगवाए अपने यहाँ। कितने? 1200 बाग लगवाए। बाग मतलब हाँ वही बाग जो आप जान रहे हो, वो वाले नहीं, चलने वाले, वो वाले बाग नहीं, वो पेड़ पौधे वाला बाग। ओके, तो कितने बाग लगवाए इसने? 1200 बाग लगवाए। लिख लो जरा, 1200 बाग लगवाए। बाग लगवाए, लगवाए। खुद तो लगाए नहीं होंगे तो लगवाए होंगे। ओके, तो लगवाए या बनवाए? तो बोलेंगे लगवाए या बनवाए। ओके, तो कितने? 1200 इसने बात लगवाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो अब एक चीज जानो, आप सब जानते हैं दिल्ली टोपरा और एक और चीज का नाम है दिल्ली टोपरा और मेरठ। ये अभिलेख है, 2 अभिलेख है, स्तंभ लेख, सॉरी, दिल्ली टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख। इसने इसको क्या किया था? इसको क्या किया? स्थापित किया या तोड़वाया? बात जानोगे भैया, समझोगे इसके बारे में। तो बोलेंगे इसी के समय पर, इसी के समय पर, आप कहेंगे इसी के समय पर टोपरा एवं मेरठ, क्या कहेंगे? टोपरा एवं मेरठ अशोक स्तंभ। कौन से दिए? ये भैया थे अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। क्या किया इसने? स्तंभ को दिल्ली स्थापित किया, दिल्ली लेके गया भैया। हाँ जी, इसके बाद ये दिल्ली टोपरा और मेरठ, दिल्ली मेरठ अब्लिक कैनाल लगा, ये वाला है ना, ये वाले अशोक स्तंभ को, अशोक स्तंभ लेख है ना, लेख को दिल्ली स्थापित किया। क्या किया भैया? ये दिल्ली में इसने स्थापित किया, दिल्ली स्थापित किया। ओके, तो इसने क्या किया मेरे भाई? इसको इसने दिल्ली स्थापित किया गया। इसी के समय पर क्या हुआ? दिल्ली टोपरा और मेरठ टोपरा अभिलेख को कहा? मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया गया। क्लियर यहां तक? यस भैया, यहां तक क्लियर है, नो डाउट। इसका और एक कार्य है, इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। कौन सी नहर? 5 बड़ी नहर, बड़ी नहरों का निर्माण। ओके, तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। और काम इसका जानो, आप सब जानते हैं एक शासक हुआ जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है शासक भैया? आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक इमारत का निर्माण कराया था, उसको कहते हैं कुतुब मीनार। शुरुआत करी थी उसने, फिर धीरे धीरे उसको बनाना शुरू हुआ। तो जो इमारत थी वो आप सब जानते हो, उस पर एक दिन बड़ी बिजली, जो इमारत थी बन चुकी 4 से 5 मंजिल बनाई गई, उस इमारत पे एक दिन गिरती है बिजली, और बिजली गिरने के कारण वो इमारत की एक मंजिल क्या होती है? टूट जाती है। तो उस मंजिल को बनवाने के लिए आखिरी काम कौन करवाता? भाई साहब यही है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार पर आखिरी बार काम करवाया था। ओके, निर्माण कार्य करवाया था बिजली गिरने के बाद। ओके, क्या बोलेंगे? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार पर जब बिजली गिरी, बिजली के बाद कार्य करवाया, कराया।
भैया बिजली गिरने के बाद इसने क्या किया, अंतिम कार्य कराया था। क्या किया, कार्य कराया जो कि अंतिम था। कैसा था, अंतिम, अंतिम कार्य, आखिरी कार्य था जो शासक में हुआ, तो ये इसने आखिरी कार्य कराया। उसके बाद तो फिर उसके बाद धीरे धीरे, जब आप जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर वो बाद में आ जाती है, फिर दिल्ली गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्य करती है और अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्य कर रही है। क्लियर, बोलेंगे यस। तो कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के बाद इसने कार्य करवाया, अंतिम कार्य इसने करवाया था। ओके, ज्वालामुखी मंदिर को इसने नष्ट किया। ये बड़ा क्रूर भी था, ऐसा मत समझना कि अच्छा था, तो वो बात नहीं, हर शासक अच्छा नहीं होता और हर शासक बुरा भी नहीं होता। क्लियर, तो इसने क्या किया, इसने कुछ मंदिरों को नष्ट कर दिया। ज्वालामुखी एक मंदिर है, क्या किया इसने, ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया, मंदिर को नष्ट किया। ओके, तो यहां तक क्लियर है भाई। बोलेंगे ज्वालामुखी मंदिर को इसने नष्ट किया, बोलेंगे हाँ जी भैया इसने नष्ट किया था, तो किया था, तो इसको हम लोग बताएंगे ना कि भैया किया कि नहीं किया। बोलेंगे यस भैया किया। तो एक मिनट रुकने जरा, मैं देख लूं अपना टाइम पीरियड कितना हो गया अभी सब, हम लोग कितनी देर से क्लास को कर रहे हैं। अभी हमारी क्लास को लगभग क्या टाइम हो गया होगा, 40 मिनट है ना। चलो कोई नहीं, हम करते और करते, अभी टाइम है अपने, है ना, अभी टाइम है। और बात करूं मैं इसके बारे में, तो और क्या क्या इसने गरीबों के लिए एक स्थान बनवाया। क्या बोला, गरीबों के लिए कुछ बनाया। क्या बनाया, गरीबों के लिए दसल सफा। क्या बोलेंगे, गरीबों के लिए दसल सफा। ये क्या था भैया, ये अस्पताल था, ये अस्पताल था। गरीबों के लिए भैया क्या बनाया इसने, अस्पताल बनवाया, नामक अस्पताल, नामक अस्पताल। इसने एक अस्पताल का निर्माण करवाया था, किसके लिए, गरीबों के लिए, हॉस्पिटल की स्थापना। ओके, तो यहां तक क्लियर है, बोलेंगे यस। हमने क्या जाना इसके अंदर, यहाँ जो हमने इस पोर्शन को पढ़ा तो उसके अंदर हम क्या जाना, मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने कुछ नगरों का निर्माण किया, नए नगरों का। तो कितने नए नगर बसाए, 300 नए नगर बसाए। 300 में से कुछ इंपॉर्टेंट नगर बसाए जो आप जान लो, हिसार, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, जौनपुर, ओके, सॉरी जौनपुर, और फिर उसके बाद फिरोजपुर। ये 6 जो है इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सब जानते हैं, फतेहाबाद जो कि इसके बेटे के नाम पर था, और फिरोजाबाद जो कि यमुना के किनारे स्थित है। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया। उसके बाद 1200 बाग इसने स्थापित किए। बाग मतलब वो वाले बाग जो जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, ओके, जिसमें शेर वेर नहीं है, वो वाले बाग नहीं, वो अलग होता था। ओके, 1200 बाग लगवाए। उसके बाद इसी के समय पर दिल्ली टोपरा, और सॉरी टोपरा और मेरठ को दिल्ली में ले आया गया अभिलेखों को, जो कि अशोक के अभिलेख थे। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया इसने अपने यहाँ पर। कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के बाद इसने अंतिम कार्य करवाया उसके ऊपर। ज्वालामुखी मंदिर को इसने नष्ट किया। गरीबों के लिए दसल सफा, ये क्या था, ये एक अस्पताल था। क्लियर, यहां तक बोलो भैया, यहां तक क्लियर, ये हमने समझ लिया कि भैया इसने क्या क्या कार्य करवाए। अब मैं इसको मिटाऊं, फिर उसके बाद और आगे के कार्य जानते हैं ना। चलो चलो भैया आ जाओ, वापिस आ जाओ। देखो मैंने मिटा दिया, अब मैं बात करता हूँ इसके आगे के कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में जान लो। सबसे पहला फैक्ट ये है कि इसके दरबार में एक व्यक्ति था जो इसका कवि भी था और लेखक भी था इसके यहाँ पे, जिसका नाम क्या था, आप बोलेंगे जियाउद्दीन वर्नी। क्या था, जियाउद्दीन वर्नी। जियाउद्दीन वर्नी ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से जो 2 इंपोर्टेंट पुस्तक है उसके बारे में जान लो जरा। तो सबसे पहले जानो जियाउद्दीन वर्नी के बारे में। जिया क्या बोलेंगे, जियाउद्दीन उद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। ये क्या था, ये लेखक था, ओके, कवि था, ये लेखक था, कवि और लेखक। किसके दरबार में, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि भैया ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भी था, पर ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी 17 वर्ष तक रहा है। तो कितने वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी इसने काम किया, 17 वर्षों तक। ओके, 17 वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काम किया है। क्लियर, बोलेंगे यस। जानो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। सबसे पहले इसकी पुस्तकों के बारे में बात करें हम लोग, तो इसकी पुस्तक 2 है भैया। एक तो है तारीख फिरोज शाही। कौन सी पुस्तक रही भैया, तारीख
ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह के ऊपर है। दूसरी पुस्तक इसकी कौन सी है भैया? आप बोलेंगे फतेह ए जहादारी, फतवा ए जहादारी, सॉरी फतवा है जहादारी। ओके, तो ये दो इसकी पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना। ये इसकी क्या है? ये बुक है, बुक्स है इसकी। ओके, बुक्स। क्लियर? बोले हाँ जी में क्लियर। और क्या जाने इसके बारे में? ये जान लो यहां से। 17 वर्ष किसके दरबार में? 17 वर्ष रहा भैया एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो एमबीटी के दरबार में रहा, या आप बोलेंगे एमबीटी के दरबार में बिताए। ओके, तो कितने वर्ष बिताए भैया? 17 वर्ष इसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बिताए। अगर मैं बात करें रहने वाला कहाँ का था, तो आप बोलेंगे वर्तमान बुलंदशहर का रहने वाला था। जो वर्तमान में बुलंदशहर है ना, वहां का ये रहने वाला था। बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? बोलेंगे यूपी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो बोलेंगे आधुनिक बुलंदशहर का रहने वाला था। आधुनिक बुलंद शहर का निवासी या रहने वाला था। ओके, आधुनिक बुलंदशहर का भाई साहब ये रहने वाला था। अच्छा, ये बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? बोलेंगे यूपी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ओके, यूपी में पड़ता है बुलंदशहर। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। ओके, चलो और कुछ बुकें हैं जिन बुकों के बारे में बात करते हैं। कुछ और बुकें जो इसके समय की हैं, फिरोज शाह तुगलक के समय की है। एक बुक है जो बोलेंगे भैया बताए फिरोज शाही, बलाए थे फिरोज शाही, बताए नहीं, सॉरी, बलायत ए फिरोज शाही, बोलेंगे फिरोज शाही। ओके, फिरोज शाही। तो ये किसने लिखी? एक विद्वान था। विद्वान का नाम क्या था भैया? विद्वान का नाम था एजुद्दीन। ओके, उसने लिखी थी। एक विद्वान था जिसका नाम था एजुद्दीन द्वारा। ये कौन था भैया? एक विद्वान था, विद्वान। अच्छा, ये क्या था? ये पुस्तक में क्या लिखा हुआ था? तो पुस्तक आयुर्वेद से संबंधित थी। किससे? बलाए थे फिरोज शाही किससे संबंधित थी? आयुर्वेद से संबंधित थी। ओके, आयुर्वेद से, आयुर्वेद से संबंधित थी। ओके, तो किससे संबंधित पुस्तक थी? बोले भाई आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक थी। कौन सी? बोलेंगे बलाए थे फिरोज शाही। ओके, बोलेंगे हाँ जी भैया बलाए थे फिरोज शाही किससे संबंधित थी? आयुर्वेद से संबंधित एक पुस्तक थी। अच्छा, मैं आपसे और कुछ बातें करूं? बोले हाँ जी भैया बातें तो बहुत सारी करनी है, तो करो। चलो बात करते हैं। सॉरी, मैं बात करूं इसके आविष्कार। कुछ आविष्कार है फिरोज शाह तुगलक के आविष्कार। अच्छा भैया इसने कुछ निर्माण भी किया था भैया? हाँ जी भैया इसने कुछ आविष्कार भी किए, कुछ निर्माण भी किया है। तो आविष्कार में जब सबसे पहले इसका आता है एक आविष्कार जो इंपॉर्टेंट होता है वो जान लो। जल घड़ी। कौन सी? जल घड़ी, पानी वाली घड़ी, तो उसको कहते हैं जल घड़ी। तो इसने कौन सी घड़ी का निर्माण करवाया था भैया? जल घड़ी का। जल घड़ी का क्या किया इसने? आविष्कार किया। ओके, जल घड़ी का क्या किया? आविष्कार किया। किसने किया? इसने किया भैया, इसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया भाई। अच्छा, क्या किया? सिक्कों का प्रचलन किया। कैसे? सिक्कों का प्रचलन। कौन से? तांबे एवं चांदी के सिक्के। सिक्कों का प्रचलन। किस प्रकार के सिक्के थे? बोलेंगे तांबा एवं चांदी, सॉरी चांदी के। कैसे? तांबा एवं चांदी के। ओके, मिश्रित के बने मिश्रण वाले सिक्के। इन दोनों का मिश्रण के बनते हैं सिक्के, तांबा एवं चांदी के मिश्रण सिक्के। इन दोनों के मिश्रण से जो बनते थे उनको कहते थे तांबे एवं चांदी के सिक्के। इसमें प्रचलन किए, चालू किए। और क्या किया भाई?
इसका नया सिक्का कौन सा था? इसने एक नया सिक्का भी लॉन्च किया। इसका नया सिक्के का नाम क्या था भैया? नया सिक्का। अच्छा जी, नया सिक्का कौन था? तो नया सिक्का बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे भैया ससगानी। ससगानी, ससगानी जो था इसका नया सिक्का था। ससगानी चलाया। कौन सा सिक्का? ससगानी नाम से इसने सिक्का चलाया। ओके, तो ससगानी नाम से भाई साहब इसने क्या किया? ससगानी नाम से जो है इसने सिक्का चलाया। क्लियर बोलेंगे? यस भैया, ससगानी नाम से जो है इसने सिक्का चलाया। अच्छा, और क्या फैक्ट हो सकता है इसके बारे में? ये जो है स्वयं को क्या कहता था? स्वयं को खलीफा क्या कहता है? खलीफाओं का क्या कहता था? खलीफा नायब कहता था। खलीफाओं का नायब। स्वयं को खलीफा, स्वयं, अच्छा स्पेस कम था ना, स्वयं को खलीफा का नायब, नाइब या फिर नायब, ओके, कहता था। ओके, तो इस स्वयं को खलीफा का नाइब कहता था। ओके, सिक्कों पर खलीफा के नाम गुदवाए, इसने नाम लिखवाए। ओके, तो क्या बोलेंगे? अंकित किए। सिक्के जो इसने लॉन्च किए ना, उन पर नाम लिखवाए थे। किसके? खलीफाओं के। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। क्या करवाया भैया? अंकित करवाया। अंकित कराया। ओके, तो यहां से याद रहेगा। हाँ जी, सिक्कों पर खलीफाओं का नाम अंकित करवाए। और क्या करवा सकता भाई साहब? और कुछ नहीं करवाया। उसके बाद इसकी होगी मौत। उसके बाद भाई साहब ये निपट गया। बहुत कुछ कार्य करवा लिए। इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं भाई साहब, कितने सारे कार्य पढ़ लिए इसके बारे में हम लोग है। उन्होंने 300 नए नगर बनाए, 1200 बाग बनवाए, और भी बहुत सारे कार्य किए। 5 नहरों का निर्माण करवाया भाई साहब ने, है ना। जब इतने कार्य करवा लिए तो भाई निपटना तो होगा, मरना भी तो होगा। कर लगाए, टैक्स लगाए, 24 कर को खत्म किया। 24 प्रकार के जो कर थे, डाक प्रथा को खत्म किया इसने। विभाग बनाए, दीवाने खैरात, जिसमें महिलाओं और जो शादी होने वाली बच्चियों के लिए क्या पैसे दिया करता था। तो इसका एक समय आया जब इसकी मौत भी होनी थी। तो वो तारीख थी 20 सितंबर 1388। 20 सितंबर 1388। ओके, तो इसकी मौत कब होगी भाई मेरे? तो बोलेंगे मृत्यु इसकी कब हुई? कब ये यहां से निपट गया? तो बोलेंगे 20 सितंबर 1388। 88 में क्या होगा भैया? ये मर गया। अब ये जब मरा तो उसको कहां पे दफनाया गया? तो बोलेंगे हौज खास परिसर में। दिल्ली का जो हौज खास परिसर है वहां पे इसको दफनाया गया। बोलेंगे हाँ जी भैया। तो दिल्ली में आप जानते हैं हौज खास है एक स्थान, जो दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। हौज खास परिसर में, दफन क्या है भाई? इसको दफन किया गया हौज खास परिसर में, दफन। ओके, तो ये तो था आज फिरोज शाह के बारे में। कौन था भैया? फिरोज शाह। इसके बाद एक अंतिम शासक जो इस वंश का रहा है, तुगलक वंश का, वो था, बताओ जरा, आप बताओ, बोलो भैया, वो था, बोलो, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो ये जो शासक था वो अंतिम शासक था इस वंश का। किस वंश का? बोलो जरा। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद। 1395 में आता है, 1414 में समाप्त हो जाता है। ज्यादा कुछ इसके कार्य इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं ज्यादा बताऊंगा भी नहीं। मैं आपको बेसिकली ऐसे बताया था मुंह से कि ये हमारा ये इसने किए। इसी के समय पर एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। क्या हुआ था कि तैमूर जो लंग है, तैमूर लंग, हाँ जी भैया, बाद में जब ये अरब से आता है, ओके, तैमूर लंग जो है इसके समय पर दिल्ली पर आक्रमण करता है। बोले हाँ जी। तो तैमूर लंग ने बहुत तबाही मचाई, आप सब जानते हैं। तैमूर लंग एक ऐसा शासक था, चाइना से ऊपर से आया था। ओके, वो ऐसा शासक था जो बड़ा ही क्रूर शासक था। बहुत सारे उसने लोगों को ऐसे मारा, किसी को नहीं, जब ये आता था तो किसी को नहीं छोड़ता था। बच्चे हो, बूढ़े हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी जो इसके हद पे चढ़ा वो निपट गया। तो भाई साहब इतना क्रूर था ये चाहता था कि मैं मारूंगा तो सबको मारूंगा, छोड़ूंगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। तैमूर लंग की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तैमूर लंग, जब मैं आपको मुगल शासक में आएंगे, जब हम लोग मुगल वंश में आएंगे, जब बाबर वगैरह के बारे में बात करेंगे, तब तैमूर लंग के बारे में थोड़ी बात करेंगे वहां पर कि तैमूर लंग किसके वंशज से था, कैसे था। हम जानते हैं बाबर किसका वंशज था,
बाबर तैमूर लंग की तरफ से था, माता की तरफ से किसके वंशज था, वो सब बातें करेंगे बाबर के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो पिता की तरफ से किसका वंशज था, माता की तरफ से किसका वंशज था, वो सारी बातें। जैसे हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो वो अलग, वो और ये बहुत बहुत लंबा उन दोनों में फर्क है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तैमूर लंग के बारे में बात करेंगे, बड़ा क्रूर शासक था। यहां पर आता था तो लोगों को बड़ी क्रूरता से मारता था। यहां से ये कारीगर ले जाता था तैमूर लंग, अपने वहां पर कारीगर ले जाकर वहां से अपनी इमारतें बनवाता था। अरे अच्छे अच्छे कार्य करवाए इसने, अपने वहां पे जाके इमारतें बनवाई। यहाँ के जो अच्छे कारीगर थे उनको ले जाता था अपने साथ में, चलो भाई चलो मेरे यहाँ। मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसकी जगह का नाम, एक जगह थी जहां पर ये रहने वाला था, जहाँ का मेरे दिमाग पे पर एकदम से निकल नहीं रहा है, मुंह से आ नहीं रहा, तो मैं जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उस जगह का ये रहने वाला था। तो भाई साहब यहाँ से ले जाता था अपने यहाँ से, और फिर अपने वहां पे अच्छी अच्छी इमारतें बनवाता था हमारे यहाँ के कारीगरों से, क्योंकि यहाँ के कारीगर जबरदस्त थे। ताजमहल जैसा काम करवाया देखो, बनाया तो किसी हम लोगों ने है ना, हमारे वंशजों ने बनवाया, थे तो भारत के ही वो। हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी आर्किटेक्चर है कि कुछ पूछो मत। तो उसने कहा कि चलो हमारे यहाँ भी चलो, ऐसे नहीं कहा चलो हमारे यहाँ, बोले चल हमारे यहाँ चल, चल हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इमारतें बना। उसने कहा होगा नहीं जाएंगे, तो भैया जा खड़ा हो सामने, उड़ा दी गर्दन, चल। चला गया सीधा ऊपर। ओके, तो ऐसा चीज हुई होगी। तो फिलहाल हंसने वाली बात तो नहीं है, खैर सीरियस मामला था उस समय का। बट अभी के लिए हम लोग वो समझ सकते हैं कि चीजें क्या थी उस समय की, परिस्थिति क्या थी उस समय की, कि कैसे इसने अपनी क्रूरता का परचम लहराया था। तो वो सब बातें करेंगे जब इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, किसको, तैमूर लंग को, कि भैया कैसे कैसे ये भारत के अंदर प्रवेश किया, कौन से दर्जे से भारत के अंदर प्रवेश किया था, क्यों आया था भारत के अंदर, क्या इसकी मानसिकता थी भारत के अंदर आने की, सब कुछ बातें करेंगे इसके बारे में वीडियो। ओके, तो चलिए आज की वीडियो जो थी, आज हम लोगों ने तुगलक वंश पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तुगलक वंश यहां से समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो सैयद वंश को पढ़ेंगे। सैयद वंश के बाद फिर लोधी वंश, लोधी वंश के बाद ये वीडियो, ये जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत वो आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका टॉपिक शुरू होगा मुगल वंश। फिर मुगल वंश में बहुत सारे शासकों को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर मुगल वंश खत्म, फिर आप आ जाएंगे फिर प्राचीन इतिहास पर। फिर अब प्राचीन इतिहास को अच्छे से कवर करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। और प्राचीन इतिहास में बहुत सारी चीजें जो है आपके पेपर में आ सकती है, पर आधुनिक इतिहास से और मध्यकालीन इतिहास से आपके पेपर में बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है। इसलिए मैंने पहली शुरुआत जो करी है वो मध्यकालीन इतिहास की ही शुरुआत करी थी पढ़ाने की। ओके, तो यहां तक क्लियर है मेरे भाई? बोलेंगे यस भैया क्लियर, नो डाउट। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पीडीएफ बना के रख लेना, अपने सेल्फ नोट्स आप बनाना खुद ही। और जब खुद बनाओगे तो चीजों को समझोगे भैया मैं कहां गलती कर रहा हूं, कहां गलती नहीं कर रहा हूं, कैसे मुझे नोट्स बनाने हैं, किन चीजों को मुझे लिखना है, किन चीजों को मुझे नहीं लिखना। आप खुद समझदार हो, अच्छे से समझ सकते हैं इन चीजों को कि भैया क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझदार हो आप, समझ सकते हो। तो चलिए मिलकर सभी से नेक्स्ट वीडियो में, सभी से नेक्स्ट वीडियो के लिए और अगले दिन के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का सपना साकार करते रहिए। जय हिंद साथी।